हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एंड जुलाई में इलेक्शंस होने वाले हैं फॉर द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि पेंडलम ईडीयू आपके लिए लेकर आया है एनुअल करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें आपको ये वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको 300 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद स्टेट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन इकोनॉमी, आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स, यानी कि लगभग सब चीज़ें यहाँ पर कवर्ड है, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वॉल्यूम 1 है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आपका वॉल्यूम 2 आएगा फॉर करंट अफेयर्स। एंड इसके अलावा गाइज आपका वेट खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं बता दूं कि आपका प्रिंट वर्जन और ई बुक वर्जन दोनों में ये अवेलेबल है। आज ही आप इसको परचेज करिए। परचेज करने के लिए आप कोड यूज़ करिए पेंडलम ईडीयू, एंड इस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको अप टू 40 जो है यहाँ पर रुपीज़ ऑफ मिलेगा। इसके अलावा गाइज जो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक है फॉर फ्रॉम जनवरी टू जून 2022, ये हाफ ईयरली आपकी ये भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। आप जाकर परचेज कर सकते हैं, ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट वर्जन भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ के प्रिंट वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप परचेज कर सकते हैं गाइज। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं एंड जो प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे दैट विल बी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जो टाइमलाइन है फॉर द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, सो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी किया गया था दैट वाज इशूड ऑन 15th जून 2022 रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देन इसके बाद जो लास्ट डेट थी फॉर नॉमिनेशन दैट वाज 29 जून। अब जो पोलिंग होगी फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट विल टेक प्लेस ऑन 18 जुलाई 2022 एंड काउंटिंग, अगर रिक्वायरमेंट रही तो काउंटिंग 21 जुलाई को होगी। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन कौन है। सो आप देख सकते हैं फोटो में, ये है द्रौपदी मुर्मू एंड एनडीए का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो है द्रौपदी मुर्मू। ये गवर्नर रह चुके हैं झारखंड की फ्रॉम 2015 टू 2021। इसके अलावा और पदों पर भी ये रह चुकी हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 20 जून 1958 इन उड़ीसा। वही जो यूनाइटेड ऑपोजिशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो यशवंत सिन्हा है। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पूर्व में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये रहे 2002 से 2004 तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार रह चुके हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 6 नवंबर 1937 इन बिहार। So these are the main candidates for the presidential election 2022. अब बात करते हैं हम कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, कौन से आर्टिकल्स हैं जो उससे रिलेटेड है। सो सबसे पहले जो 14th प्रेसिडेंट है, जो करंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनका जो टर्म है ये कब एंड हो रहा है, ये आपका 24 जुलाई 2022 को एंड हो रहा है। अब आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है जब वो खत्म होने वाला होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, उससे पहले ही यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। तभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो 18 जुलाई को हो रहे हैं एंड 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद जो है उनका टर्म एंड हो रहा है। तो पहले ही इलेक्ट हो जाता है क्योंकि ये ऑफिस कभी खाली नहीं रहता है प्रेसिडेंट का। सो आर्टिकल 62 याद रखिएगा। इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन, कि इलेक्शन कितने समय में होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है इसके अलावा कि अगर इलेक्शन आपका, मान लीजिए कि कोई ऐसा केस हुआ कि इलेक्शन नहीं हो पाया, डिले हो गया किसी वजह से, जैसे मान लीजिए कोविड-19 हुआ है, कोई भी रीज़न है कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहा है। सो इस केस में क्या होता है, जो करंट प्रेसिडेंट रहेंगे, जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आता उस टर्म तक वो सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, क्योंकि ये पद कभी खाली नहीं रहेगा। एम आई क्लियर? चलिए, आर्टिकल 324, यहाँ पर आर्टिकल 324, इसके अलावा 2 एक्ट्स हैं, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देते हैं टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है इनको कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 एंड अदर गिवन एक्ट्स। ठीक है, चलिए ये क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन सा आर्टिकल है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, कौन कौन वोट करेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली तो इलेक्ट होते नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये इसके मेंबर्स जो भी होंगे वो यहाँ पर वोटिंग करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे, तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा फिरा के यही चीज़ें पूछते हैं आपसे। सो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वर्ड पे गौर करिए, इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि कौन वोट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा जो भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दीज आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इसी तरह से जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो भी इलेक्टर्स नहीं होते फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये दो पॉइंट गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कौन प्रेजेंट होता है वोटिंग में, लेकिन कौन नहीं होता है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका निकल के आता है। नेक्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलएज, इसके अलावा एमपीज जो नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड जो है आपके एमएलएज, एमपीज, ठीक है, ये सब होंगे ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कोई भी अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो उसको कौन सुलझाता है? उसको सुप्रीम कोर्ट जो हैंडल करती है, जो भी, एंड उसका डिसीजन फाइनल होता है उस केस में। अच्छा, जब वोटिंग होती है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एमपी या एमएलए के अगेंस्ट विप जारी नहीं कर सकती है। जो भी पर्सन है, एमएलए एमपी है, दे कैन वोट, मतलब बेस्ड ऑन देयर चॉइस। यहाँ पर कोई विप इशू नहीं की जाएगी इन द मैटर ऑफ वोटिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, वोटिंग फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब वोटिंग होती है तो वो कैसे होती है, वोटिंग की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, ये तो हमने पहले जाना कि कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में। अब है कि वोटिंग जो होती है, वोटिंग किस तरीके से होती है। सो वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज गवर्न बाय आर्टिकल 55(2). सो आर्टिकल 55 पार्ट 2 में ये गिवन है आपका कि जो भी वैल्यू होगी वोट की वो इसमें मेंशन है, चाहे आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, चाहे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें। आर्टिकल 55 पार्ट 3 क्या कहता है? दिस प्रोवाइड्स दैट द इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, देखिए एग्जाम में ये पूछते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वोटिंग कैसे होती है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, गुप्त तरीके से होगी, सीक्रेट बैलेट से होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर जो आर्टिकल 55 में मेंशन है एंड दीज आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इस सिस्टम में जो इलेक्टर होते हैं इनको अपने प्रेफरेंसेस मार्क करने होते हैं अगेंस्ट द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स। मान लीजिए कि ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है, ये कैंडिडेट सी है एंड डी है। ठीक है, और मैं कोई एमपी हूँ, चलिए मैं नहीं हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप में से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, तो आप में से कोई जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड यू हैव टू मार्क योर प्रेफरेंस। मान लीजिए बी कैंडिडेट को आप 1 फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, सी को आप सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, डी को थर्ड प्रेफरेंस देते हैं, ए को कुछ भी नहीं देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस देना कंपलसरी है, उसके बाद की प्रेफरेंस देना कंपलसरी नहीं है, और इस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है। अगर पहली बार का जब प्रेफरेंस दिया गया और किसी एक पर्सन को मैक्सिमम जो कोटा होता है यहाँ पे
वोट का कोटा मिल गया तो वो पर्सन जो है प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से वही प्रक्रिया होती है एंड जो पर्सन जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिले होते हैं उसको हटा के बाकियों को फिर से वहाँ पे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सिस्टम, बट उतना है नहीं। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस मार्क किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के इस बार अपॉइंट हुए हैं एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हर बार सर्कुलर उसमें चलता रहता है, कभी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, कभी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें वोट वैल्यू की। एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000 ये होता है। मान लीजिए किसी यहाँ पर पॉपुलेशन की हम बात करें तो कहीं पे मान लीजिए कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं मान लीजिए कि 50 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, 1 करोड़ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1/1000। तो यहाँ पर क्या बचा आपका? तो यहाँ पर 2000 वोट वैल्यू उस पर्टिकुलर एमएलए की हो गई, ठीक है। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू इस तरह से निकलती है, ठीक है। तो अगर कोई हम स्टेट की बात करेंगे तो उस स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइड बाय वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनटू 1/1000, इस तरह से एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। उसके बाद जब ये कैलकुलेट हो गया फिर यहाँ पे जो एमपी है उसकी जो वोट की वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। अब इस तरह से जैसे 2000 वैल्यू आई, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आई, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी जाती हैं। देन दिस इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनटू 1/1000। फिर जो वैल्यू निकल के आती है दैट विल बी द वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी। तो टोटल जो वोट वैल्यू है इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो कैलकुलेट कर ली गई है एंड दिस इज 10,86,431। दिस इज द टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टोर्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इलेक्टोरल कोटा, अब पता किससे चलेगा कि कौन सा विनर है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या रहता है? सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज। सो इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइड बाय 1+1, यानी कि एक जो आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो प्लस एक और उसमें ऐड किया जाता है +1 करके, यहाँ पे इलेक्टोरल कोटा ये कैलकुलेट किया जाता है। अब इलेक्टोरल कोटा जिसका भी पहली प्रेफरेंस में अगर आ गया फर्स्ट राउंड में तो वो जो है विनर हो जाता है इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, एंड प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। सो आई होप ये समझ में आया होगा, वोटिंग वैल्यू समझ में आई होगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस की, कि नॉमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, कैसे जो है नॉमिनेशन फाइल किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं एंड कि भाई नॉमिनेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। देन कोई भी पर्सन जो है वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट, इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सो फॉर दैट एटलीस्ट 50 इलेक्टोर्स एज प्रपोजर होने चाहिए एंड बाय एटलीस्ट अदर 50 इलेक्टोर्स एज सेकेंडर्स, यानी कि 50 यहाँ पर प्रपोजर होने चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो नॉमिनेशन पेपर है कैंडिडेट का वो सब्सक्राइब हो सकता है। इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेम पर्सन प्रपोजर और सेकेंडर नहीं हो सकता, यानी कि सेपरेटली आपको मतलब 100 पीपल चाहिए, सही है, ठीक है। An elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or seconder, ठीक है। वो सब्सक्राइब कर सकता है इलेक्टोर जो है, जैसे मैंने बताया कि एक नॉमिनेशन ही पेपर को वो सब्सक्राइब कर सकता है, तो प्रपोजर के तौर पर या फिर सेकेंडर के तौर पर। और एक जो कैंडिडेट है इट कैन फाइल मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर्स, 4 नॉमिनेशन पेपर्स वो फाइल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट इसके लिए जो है वो 15,000 है, जो इलेक्शन जीत जाएगा उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जो जीतेगा उसका तो वापस रिफंड होगा ही होगा, उसके अलावा भी एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो रिफंड हो जाता है कुछ का। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इसको बढ़ा दिया गया था क्योंकि कुछ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी भर देते थे, इसके लिए थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को बढ़ा दिया गया। ये पूरा नॉमिनेशन प्रोसेस होता है।
तो पार्टी लेवल पे देखें तो पार्टी लेवल पे डिफरेंट यहाँ पे नेम सजेस्ट होते हैं, देन उसमें से फाइनलाइज किया जाता है, वो एक पार्टी का क्या अपना रूल होता है उस हिसाब से होता है। अब बात करें हम कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में अगर आप खड़ा होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 58 में कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए सबसे पहले। जो एज है, एज कितनी होनी चाहिए, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो एंड ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस इन द सेम वे एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। जिस तरह लोकसभा का जो भी मेंबर बन सकता है, जो उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए वो तो चाहिए। इसके अलावा आपका एज 35 ईयर्स चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड कोई भी ऐसा प्रॉफिट का ऑफिस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के तहत नहीं होल्ड करना चाहिए। सो ऐसे पर्सन को जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 से लेकर 78 पे मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, एंड ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इंडिया का, ठीक है। सुप्रीम कमांडर होते हैं सारे फोर्सेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं गवर्नमेंट के, नॉमिनल होते हैं, ठीक है। रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन होते हैं। टर्म इनका 5 साल का होता है, पहले रिज़ाइन कर सकते हैं, इनको रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, आर्टिकल 61 में मेंशन है। आर्टिकल 61 के तहत इनको इम्पीच किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, रीज़न क्या होना चाहिए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो इनको इम्पीच किया जा सकता है। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये थोड़ा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऑफिस फॉल्स वेकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, ठीक है, वेकेंट होता है रेजिग्नेशन की वजह से, रिज़ाइन किसको करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिज़ाइन करते हैं। तो रेजिग्नेशन, रिमूवल या फिर डेथ की वजह से अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट जब तक कि इलेक्शन नहीं होते और नया प्रेसिडेंट नहीं आता, एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि जैसा मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका जैसे ही टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाए और प्रेसिडेंट चुन लिया जाए वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हो पाया, किसी वजह से डिले हो रहा है, सो इन दैट केस क्या होगा कि इलेक्शंस होंगे तब तक, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होंगे हिल कंटिन्यू दी टेन्योर, ठीक है। अच्छा, और इस केस में अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ होती है तो इलेक्शंस 6 मंथ्स के अंतर्गत हो जाने चाहिए। सैलरी कितनी है करंटली, 5 लाख सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताऊंगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा गाइज। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है pendulumedu.com, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो कोर्सेज, वोकैबुलरी, करंट अफेयर्स, ई बुक्स, 1-to-1 सेशन, क्विजेज, बैंकिंग अवेयरनेस, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, सभी वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करिए वेबसाइट में। एंड कोई भी ई बुक आपको परचेज़ करनी है, सो यू कैन परचेज़ from our website, or you can also search that on Flipkart and Amazon also. So guys, thank you so much for joining this session, and मिलते रहेंगे हम इसी तरह, आपके लिए टॉपिक वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। So till then, take care and thank you so much once again.